Hello everyone, welcome to KC Nandan Academy. Today I'm here with a new topic that is maintenance. ठीक है, जो हमारे करिकुलम है उसमें मेंटेनेंस जो है वो 2 एक्ट के अंतर्गत दी गई है, दैट इज़ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 भी मेंटेनेंस की बात करता है, और एक हमारा दूसरा एक्ट दिया गया है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है, 1956, उसमें भी मेंटेनेंस की बात करी गई। जो हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस की बात करी गई है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिगार्डिंग बात करी गई है, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में मेंटेनेंस की जो बात करी उसमें सिर्फ वाइफ नहीं है, आपके और भी जो डिपेंडेंट्स हैं जिनको आपको मेंटेन करना है उनके बारे में बात करी गई है। तो जब हम लोग मेंटेनेंस की बात करेंगे तो इसको, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है या टॉपिक आता है कि मेंटेनेंस के बारे में करिए, तो आपको दोनों ही एक्ट को इसमें समराइज करके उसको डिस्कस करना पड़ेगा कि मेंटेनेंस हम हिंदू लॉज में 2 एक्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस हिंदू मैरिज एक्ट में अगर हम बात करते हैं तो वो सेक्शन 24 और 25 के बारे में बात करता है। सेक्शन 24 और 25 में मेंटेनेंस की बात की जाती है। उसके अलावा ये क्या कहता है, देयर आर 2 टाइप मेंटेनेंस दैट कैन बी क्लेम्ड। एक तो टेम्परेरी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस पेंडेलाइट, इसमें व्हेन इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट ईदर द हस्बैंड और द वाइफ, देखिए दोनों की ही बात हो रही है, देखिए, ठीक है, हैज़ नो इंडिपेंडेंट इनकम सफिशिएंट फॉर हिज और सपोर्ट, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द वाइफ और द हस्बैंड ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू पे टू द पिटिशनर द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग और एंड monthly during the proceeding such sum as having to the petitioner's own income and the income of the respondent, it may seems to the court to be reasonable। अगर ये टेम्परेरी मेंटेनेंस, अगर हस्बैंड या वाइफ आपके पास कोई जो इनकम है, अगर उनकी इनकम है भी वो सफिशेंट नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके, तो कोर्ट जो है, अगर आप उसमें 24-25 के तहत, यानी कि 24-25 के तहत अगर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं कोर्ट में, तो वहाँ पर कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकता है रिस्पोंडेंट को, यानी कि अगर हस्बैंड ने डाली है पिटिशन मेंटेनेंस की तो वाइफ को कर सकता है, या वाइफ ने डाली है तो हस्बैंड को कर सकता है, ऐसा अमाउंट जो कि उसकी प्रोसीडिंग, यानी कि जो आपका केस चल रहा है उसकी प्रोसीडिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं, भाई वकीलों का खर्चा है, आने जाने का खर्चा है वो, या फिर एक ऐसा अमाउंट जो मंथली कोर्ट को लगता है एक रीजनेबल अमाउंट है, उसको क्या कहते हैं, कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है। वट एवर द कोर्ट डीम्स फिट कैन ऑर्डर सच अमाउंट। ऐसा नहीं है कि आपने मांगा 1 लाख रुपए तो कोर्ट आपको जो है 1 लाख रुपए का मेंटेनेंस अमाउंट जो है वो सैंक्शन कर देगा। जहाँ पर जितना कोर्ट को सेटिस्फाई होता है कि भाई इतनी तुम्हारी इनकम है या नो इनकम है, तो वहाँ पर जितना आपको खर्चा कोर्ट को सही लगता है कि इतना बहुत है, इतना जायज़ खर्चा है, तो उतना आपको कोर्ट जो है ऑर्डर करेगा, ठीक है। यह है टेम्परेरी मेंटेनेंस। परमानेंट मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस इस तरीके की मेंटेनेंस जो है वो ग्रांट की जाती है परमानेंटली आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ द प्रोसीडिंग फॉर अ सेपरेशन और डाइवोर्स। जब आप डाइवोर्स लेते हैं तो एक परमानेंट एलिमनी के तौर पर जो है वो अमाउंट जो दिया गया है वो आपका जो है वो परमानेंट मेंटेनेंस कहलाता है। अगर आप डिवोर्स लेते हैं तो आपको अगर साथ के साथ एलिमनी भी चाहिए तो वहाँ पर सेक्शन 25 के थ्रू आप एप्लीकेशन पिटीशन डालते हैं। द एप्लीकेंट बीइंग ईदर द हस्बैंड और द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू रिसीव हिज मेंटेनेंस फ्रॉम द स्पाउस इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस सम और मंथली सम फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेंट और अंडर द एप्लीकेंट अंटिल द एप्लीकेंट रीमैरिज। या तो वो ये कहता है कि इनको मेंटेन करना होगा जब तक मेरी दूसरी शादी नहीं हो जाती, या फिर मुझे इतना होलसम अमाउंट जो है वो चाहिए। तो जहाँ यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आप कितना, अगर टोटल अमाउंट अगर आप कहते हैं तो कोर्ट उतना ही आपको ग्रांट करता है। जो भी अमाउंट कोर्ट को रीजनेबल लगता है कि हाँ इतना सफिशिएंट है, तो उतना कोर्ट जो है आपको ग्रांट करता है एट द टाइम ऑफ सेपरेशन और द डिवोर्स जो है आपके सेपरेट के प्रोसीडिंग्स के दौरान। तो जो आपका सेक्शन 24 है वो टेम्परेरी मेंटेनेंस की बात करता है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग चल रही है, भाई मेरे आने जाने का मेरे पास खर्चा नहीं है, मेरे माँ बाप देते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, या मेरी जो अर्निंग है, आप अपनी जो अर्निंग करते हैं उसकी सैलरी स्लिप लगाते हैं, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, उसमें मेरे प्रोसीडिंग्स भाई मैं अपना खर्चा करूँ या फिर ये कि कोर्ट के चक्कर काटूँ और कोर्ट में वकीलों की फ़ीस वगैरह दूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस प्रोसीडिंग के में कॉस्टिंग को अफोर्ड कर सकूँ, तो वहाँ पर कोर्ट जो है वो टेम्परेरी मेंटेनेंस के तौर पर सेक्शन 24 में आपको ग्रांट करता है। और परमानेंट जो है वो आप जब सेपरेट हो जाते हैं, ख़त्म करते हैं अपनी मैरिज को, तब ग्रांट किया जा सकता है। यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही क्लेम कर सकते हैं। कितना अमाउंट कोर्ट देगी, कितना कोर्ट अग्री करेगी, वो कोर्ट के ऊपर है। वट एवर द कोर्ट शैल डीम फिट, वो उसी तरीके का ऑर्डर देती है।
उस इसमें केसेस हैं. द इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड दैट द ऑब्लिगेशन ऑफ फादर इन लॉ शैल नॉट बी एनफोर्सेबल इफ ही हैज़ नो मीन्स टू मेंटेन हिज डॉटर इन लॉ फ्रॉम एनी कोपासनी प्रॉपर्टी इन हिज ऑब्सेशन आउट ऑफ विच डॉटर इन लॉ हैज़ नॉट ऑब्टेन एनी शेयर. यहाँ पर जो बहू है, विधवा बहू है, उसके लिए नहीं कहा, जो डॉटर इन लॉ है, जो बहू है, उसके ऊपर फादर इन लॉ जो है कोई भी कोपासनरी प्रॉपर्टी, इसका मतलब वो जॉइंट है और उसका कोई पार्टीशन नहीं हुआ है, उसमें जो फादर इन लॉ है वो ऑब्लिगेटरी नहीं है अपने डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने के लिए, अगर डॉटर इन लॉ का वहाँ पर कोई हिस्सा ही नहीं बनता है और उनके पास भी कोई सफिशिएंट मेंटेन करने के लिए मीन्स नहीं है. ठीक है. अमरकांता सेन वर्सेस सुवाना सेन में कोलकाता हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि इवन इफ द वाइफ इज लिविंग इन अडल्ट्री ऑन जस्टिटी शी हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद अ स्टार्विंग मेंटेनेंस. इट ऑल्सो लेड डाउन दैट इफ शी इज एबल टू मेंटेन हर्सेल्फ देन देयर इज नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस दैट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड. अगर जैसे मैंने आप लोगों को 1960 का केस है, तो आज चीज़ें काफ़ी बदल गई और उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट जो है अपने हिसाब से डिसीजन देता है. पहले क्या था कि भाई अगर आप अडल्ट्रस रिलेशनशिप में हैं, आप शादी से बाहर एक अडल्ट्री एक्ट करते हैं, तो वहाँ पर आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं. इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि मेंटेनेंस अगर वो ऐसी कंडीशन में, वो अडल्ट्रस एक्ट में तो है लेकिन वो भूखी मर रही है, वो कुछ नहीं कर सकती है, तो वहाँ पर वो कुछ अमाउंट जो है हाई कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस के तौर पर प्रोवाइड करवा सकता है. ठीक है.